जब आप 22 किलोमीटर का इतना मुश्किल ट्रैक करने के बाद केदारनाथ मंदिर की पहली झलक देखते हो, तब आपकी सारी थकान बस चुटकियों में दूर हो जाती है। यहाँ के मंत्रों की गूंज ऐसा महसूस कराती है जैसे कि चारों तरफ से ये खूबसूरत पहाड़ भगवान शिव के लिए मंत्रों का जाप कर रहे हैं। चारों तरफ गूंजते ये मंत्रों का जाप और इस खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच पवित्र मंदिर आपको मानो साक्षात स्वर्ग के दर्शन करा देता है। और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होते हुए भी आपको एक अलग ही शांति महसूस होती है, जिसे शायद आज के समय में हर इंसान ढूंढ रहा है। केदारनाथ मंदिर यू आकार वाली घाटी के बीचों बीच बना हुआ है। चारों तरफ ग्लेशियर से घिरा हुआ ये मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में साधु संत आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। यहाँ तक कि साधु संत यहाँ पर केदारनाथ के द्वार खुलने से बंद तक यहीं अपना समय व्यतीत करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के बीचों बीच रखी और पूजी जाने वाली इस शिला के बारे में। 2013 के बाढ़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही शिला है जिसने मंदिर के पीछे आकर मंदिर को नुकसान होने से बचाया था और इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ये वही शिला है जिसके कारण मंदिर को भारी नुकसान हो सकता था, पर मंदिर को भारी नुकसान होने की वजह ये शिला मंदिर के पीछे आकर खड़ी हो गई और इसे नुकसान होने से बचा लिया। मंदिर के पीछे आप ये जो टेंट देख रहे हैं, ये उन्हीं साधु संतों के हैं जो यहाँ रहकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। केदारनाथ मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, पर यहाँ आने का बेस्ट टाइम जो है अप्रैल से जून है। इस समय यहाँ का मौसम ठीक होता है। तो अगर आप 2024 में केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आने से कुछ दिन पहले यहाँ का मौसम ऑब्जर्व करना बिल्कुल भी ना भूलें। करीबन 10 बजे के बाद से यहाँ भीड़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो भीड़ से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सुबह 4 बजे मंदिर के दर्शन करने पहुँच जाएं। और इस समय अगर आप चाहें तो भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अगर आप पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप हेलीकॉप्टर, पिट्ठू, पालकी और खच्चर कर सकते हैं, जिसके चार्जेस मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए हैं, जिसे देखने के लिए आप ये आई आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पैदल यात्रा के बाद मुझे हेलीकॉप्टर का ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा। हालांकि तुरंत में आपको टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो करीबन 1 महीने पहले से टिकट बुक कर लें। ये देखिए, ये रहा केदारनाथ का हवाई अड्डा, जहाँ से मंदिर केवल 5 मिनट की दूरी पर है। अगर आप केदारनाथ में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेस कैंप मिल जाएगा और काफ़ी सारे प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे जो आपको रूम, डोरमेट्री और टेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इन सब के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप किस मंथ में जा रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेंट में रहना अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रात में इतना कम हो जाता है कि टेंट के अंदर पूरा ओस जम जाती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसकी जगह आप एक रूम ले लीजिए जिसके चार्जेस करीबन 10 से 12 हज़ार होते हैं, जहां आप 6 से 7 लोग रुक सकते हैं। मंदिर के साइड में ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप यहां आ रहे हैं तो यहां से कुछ ना कुछ सामान ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे कि रिंग या चूड़ी। और यहाँ नहीं, अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदें। अब बात करते हैं खाने की। तो यहाँ पर खाने वगैरह की शॉप तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी, पर यहाँ पर काफ़ी सारे भंडारे भी चलते रहते हैं, तो आप चाहें तो भंडारे में भी खा सकते हैं।
भगवान शिव के दर्शन करने के बाद केदारनाथ से बस 1 किलोमीटर दूरी पर बसा भैरव मंदिर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि यहाँ जाए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और इसके साथ ही ये 1 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ से आपको केदारनाथ मंदिर का पूरा नज़ारा देखने मिलेगा। और हाँ, कभी कभी यहाँ ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण इसके रास्ते में भी बर्फ़ पड़ जाती है, इसलिए यहाँ आते समय आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है। अगर आप पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं तो आपने इस तरीके से रखे हुए पत्थरों को तो ज़रूर देखा होगा, जो कि आपको भैरव बाबा के मंदिर जाते समय भी दिखेंगे। कहा जाता है कि पहले जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तब लोग ये पत्थर इसलिए रखते थे ताकि अगर कोई नया यात्री इस रास्ते पर आ रहा है तो उन्हें बता पाएँ कि वह सही रास्ते पर है। तो करीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। कहा जाता है कि जब साल के 6 महीने केदारनाथ बंद होता है तब भैरव बाबा ही केदारनाथ घाटी की रक्षा करते हैं। इस मंदिर से आप पूरी केदार घाटी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। शाम होते ही आप वापस केदारनाथ जाकर यहाँ की शाम की आरती अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि करीबन 7 बजे से शुरू हो जाती है। शाम की आरती में क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप कम से कम 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच जाएँ। शाम की आरती होने के बाद आप यहाँ के किसी भी भंडारे में जाकर खाना खा सकते हैं। अगर आप लकी हैं और यहाँ का मौसम साफ़ है और साथ ही अगर आप केदारनाथ में स्टे कर रहे हैं तो यहाँ के टिमटिमाते हुए तारे देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू देखने के लिए जा सकते हैं, जिसकी ऊंचाई करीबन 12 फीट है और जिसका वेट 35 टन है।
इनके दर्शन करने के बाद आप वापसी कर सकते हैं और वापस जाने में आपको आने का आधा ही समय लगेगा, इसलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने निकलने का समय निश्चित करें और वापस आते समय यहाँ के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाना बिल्कुल भी ना भूलें। बस तो यहाँ मैं अपनी केदारनाथ की यात्रा समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप 2024 में अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हर हर महादेव।